हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज जिस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रेवल इन इंडिया। अच्छा जी, कर्ली टेल्स की तरफ से ये वीडियो है और इससे पहले हमने फ्यूचर ऑफ रेल ट्रैवल और फ्यूचर ऑफ एविएशन ये दोनों वीडियोस हमने देख रखी हैं और हमारी इंफॉर्मेशन के अंदर बड़ा इजाफा हुआ हाँ। उस चीज़ को देख के और समझ के। तो आज हमारे सामने फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया है। सो इसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त के लिए इंडिया किस तरह से फास्ट पेस एक अंदाज में अपने रोड नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है और क्या क्या ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में ऑलरेडी हैं और आने वाले वक्त में हम रोड ट्रैवल के हिसाब से इंडिया का फ्यूचर क्या देखते हैं। सो एक बार चल के पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद आपसे करते हैं डिस्कशन। चलिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वेल, मैं हूं मोना। मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं रिएक्शन रहते हैं। सो चले जनाब, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड चलें। प्रदीप प्लांटेशन थी ना। सद्या आसाम पूरा बीच में एक बड़ा बड़ा गड्ढा था। बारिश होने के टाइम में भी पूरा कीचड़ ही कीचड़। जो बनाना का पेड़ होता है ना, का सूखा पत्ता लगा देता था कोई कोई, मतलब कीचड़ पेड़ में ना लगे। सद्या मत जाओ, सद्या एक बहुत बैकवर्ड जगह है और जंगल है। सद्या में तो इतना ज्यादा कोई है नहीं ना हॉस्पिटल का फैसिलिटी। इतना पानी घर पाऊंगी नहीं पाऊंगी। कोई कोई तो हॉस्पिटल पहुंच भी नहीं पाते थे। रोड्स शहर में रहने वालों को इसकी अहमियत सिर्फ बारिश में पैदा हुए गड्ढों के समय पता लगती है। लेकिन क्या आपको पता है, भारत के कुछ हिस्सों में आजादी से लेकर पिछले 10 साल पहले तक कोई रोड ही नहीं था। 10 साल पहले तक रोड थी। हाय, मेरा नाम है काम्या जानी। मैं एक ट्रैवलर हूँ, एंटरप्रेन्योर हूँ और कंटेंट क्रिएटर भी। पर सबसे पहले बदलते हुए भारत की गवाह हूँ। मैं निकली हूँ भारत की एक ऐसी रोड ट्रिप पर जहाँ जानूंगी कैसे है हमारे मौजूदा सड़कों की स्थिति और कैसा लगता है द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल। कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट सी ब्रिज और कहीं बन गया है इंडिया का लॉन्गेस्ट अंडर सी टनल। कहीं 4 लेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम तो कहीं है इंडिया का लॉन्गेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर। हमारा देश बड़ा जरूर हो रहा है, पर क्या हमारी दूरियां कम हो रही हैं? वाह, कितनी खूबसूरत बात की है ना। So fasten your seat belts because this road trip is going to be a lot of fun. कमाल की स्टोरी टेलिंग है इनकी यार, बहुत ही खूबसूरत। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को देश के डेवलपमेंट का आर्टरीज माना जाता है। देश के 90% लोग रोड से ट्रैवल करते हैं। 64.5% प्रोडक्ट्स को रोड्स की मदद से एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। शायद हम इसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, पर बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर से क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। बैकवर्ड और अंडर डेवलप्ड एरियाज को इम्प्रूव होने में मदद मिलती है और इंफ्रा को बिल्ड करने का सबसे पहला कदम है बिल्डिंग रोड्स एंड हाईवेज। भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014 कैपिटल एक्सपेंडिचर 2 लाख करोड़ से भी कम था। 2 लाख करोड़ रुपए से कम था। आज ये 11 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो गया है। रोड्स की डेवलपमेंट देश की कनेक्टिविटी, डीकंजेशन, ट्रैफिक और पोल्यूशन को घटाना कोई आसान बात नहीं, स्पेशली इन द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज इंडिया। कहीं गुड क्वालिटीज रोड बिल्ड होते थे, पर दूसरा डिपार्टमेंट उसे खोदकर वाटर पाइप बिछा देता था।
कई प्रोजेक्ट्स लैक ऑफ क्लियरेंस और कोऑर्डिनेशन की वजह से 15 सालों से पेंडिंग थे। प्राइम मिनिस्टर ने ऑब्जर्व किया कि सरकारी विभागों का एक दूसरे के साथ ना कोई संवाद होता है, न ही जानकारियों का कोई तालमेल। और इन्हीं सब में काम आया प्रधानमंत्री मोदी जी का ब्रेन चाइल्ड गति शक्ति। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सरकारी नीतियों में प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक को ये नेशनल प्लान गति शक्ति देगा। सरकार के प्रोजेक्ट्स तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, इसके लिए ये गति शक्ति नेशनल प्लान सही जानकारी और सटीक मार्गदर्शन करेगा। वेरी नाइस। गति यानी स्पीड और शक्ति यानी पावरफुल। Okay. इस मास्टर प्लान को अच्छे से Power समझने के speed. लिए मैं मिली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के उन ब्राइट माइंड से जो प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान को दिशा दे रहे हैं। पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत रोड से लेकर रेलवे तक, एविएशन से लेकर एग्रीकल्चर तक डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और उनके डिपार्टमेंट्स को जोड़ा जा रहा है। मान लीजिए ये जैसे देश में हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का गूगल मैप है, एक ऐसा डैशबोर्ड जिसे आप देश के हर कोने के एग्जिस्टिंग और बनने वाले ब्रिजेस, रोड्स, टनल्स, पाइपलाइंस, पावर ट्रांसमिशन केबल्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज और एयरपोर्ट्स का आप एक सैटेलाइट व्यू देख सकते हैं। सरकार ने पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान बनाकर भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को एक दिशा दी है। पीएम गति शक्ति में 1,500 से ज्यादा लेयर्स में डेटा प्रोसेस करके भविष्य का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। इससे मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को बहुत बड़ी शक्ति मिलने जा रही है। जहां 2014 में हमारे देश में 91,287 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स बने हुए थे, दिसंबर 2023 तक वो नंबर बढ़कर 1.46 लाख किलोमीटर्स हो चुका है। मतलब पिछले 9 सालों में हमारे देश के नेशनल हाईवेज की लेंथ अप्रोक्सीमेटली 60% बढ़ चुकी है। जहां दिन में बस 12 किलोमीटर के नेशनल हाईवेज बनते थे, वो बढ़कर 37 किलोमीटर पर डे की पीक टच कर चुका है और 2047 का टारगेट है 60 किलोमीटर अ डे। गर्व की बात तो ये है कि हमारे देश ने पिछले 10 सालों में इतने माइलस्टोन्स हासिल किए कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में यूएसए के बाद अब इंडिया पोजीशन 2 पर आता है। रोड ट्रिप की शुरुआत हम करते हैं इंडिया के कैपिटल दिल्ली से। अ सेंटर ऑफ मेजर एक्टिविटीज, इस शहर में दुनिया भर से लोग आते हैं, कभी काम के सिलसिले में तो कभी घूमने, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे कैपिटल का रहा है ट्रैफिक और पोल्यूशन। इससे रिलीफ दिलाने के लिए गवर्नमेंट करोड़ों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं भारत के लॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट बिल्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली टू मुंबई से। बहुत खूबसूरत बनी 1380 किलोमीटर का ये रोड जो कनेक्ट करता है भारत के 2 इकोनॉमिक कॉरिडोर्स को, पूरे भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है, जो दिल्ली से मुंबई का ट्रैवल टाइम आधा करेगा। 24 घंटों से सिर्फ 12 घंटे। साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट इंटरचेंजेस के द्वारा कनेक्ट करेगा रास्ते में आए 4 और स्टेट्स को, जैसे हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। वो है और क्या चाहिए एक्सप्रेसवे जो 12 लेन पर एक्सपैंड हो सकता है। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, अब जब भी इस रोड पर ड्राइव करेंगे, आई बेट अब सारे इंटरनेशनल रोड का एक्सपीरियंस यूं भूल जाएं।
रास्ते में आपको मिलेंगे ATMs, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, चार्जिंग स्टेशंस फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ये भारत का पहला एक्सप्रेसवे है जहां होगा हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर फुल्ली इक्विप्ड मेडिकल सेंटर फॉर एक्सीडेंट विक्टिम्स। और क्या चाहिए। Wow, what a joy it is to drive on this road. No jerks, no discomfort, बिल्कुल smooth. बट इट्स बेस्ट कि आप थोड़ी कम ही स्पीड में चलाएं ताकि आप ये एक्सप्रेसवे एंड तक एंजॉय कर सकें। और अभी हम मेरे पेरेंट्स के घर जा रहे हैं राजस्थान डोसा पे। हम पहले 5-5.5 घंटे लगते थे पहले पहुंचने में हमें, बट जब से ये रूट खुला है तब से हमें अब टाइम कम लगता है। मे बी 2.5 आवर्स में हम पहुंच जाते हैं अब। आधे का फर्क पड़ गया। Wow, that was quick. Less than 10 seconds and I'm out of the toll plaza. इस एक्सप्रेसवे पर ये जितने देख भी इस गांव नज़र आते पे हैं, smog यहाँ है के कि गांव fog है? वालों को ना सिर्फ सर्दी है। एम्प्लॉयमेंट और जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली है, बल्कि अपने पैरों पे खड़े होने का कॉन्फिडेंस और सम्मान भी मिला है। यानी जितना अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश होता है उतना ही अधिक रोजगार भी बनता है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के निर्माण के दौरान भी ऐसा अनेक लोगों को अवसर मिला है। मेरे गांव से तो हम 4-5 बंदे ही है वैसे तो, लेकिन आसपास के जो भी 10-20 गांव हैं उनमें से कम 100 प्लस का बंदे यहाँ पे काम करते हैं। मान लो 50 औरतें यहाँ पे लगी हुई है, 50 में से 45 औरतें तो ऐसी है जो घर से बाहर जाया ही नहीं करती। 8 घंटे यहाँ पे काम करेगी, अपना घर का काम भी कर लेती है। तो हम लोग सुबह 8 बजे आते हैं, 4 बजे हमारी छुट्टी जाती है। 8 घंटे में घर भी देख लेते हैं और जॉब भी। मेरी शादी सर 18 साल की हुई थी। पापा मेरे थे नहीं, शादी हो गई, मारपीट करता था दारू पी। मैं उस शादी के बंधन से छूट गई हूँ। मैं नहीं रहना चाहती थी सर उस बंधन में। जब से मैं जॉब पे लगी हूँ उसके बाद सर मेरे घर में मतलब बहुत अच्छी स्थिति हो गई है, मतलब हेल्प हो गई। मेरे बच्चों के लिए भी हेल्प हो गई। अभी मैं सर अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अपनी मम्मी का भी कर सकती हूँ, मैं अपने लिए भी कर सकती हूँ सर। कितनी सहूलतें हैं ना देखने लोग। सेल्फ सफिशिएंट। हाँ। सुना है दिल्ली वालों को घूमने का बड़ा शौक है, चाहे वो हिमाचल की वादियां हो या उत्तराखंड के पहाड़। दिल्ली को देहरादून, हरिद्वार, चंडीगढ़, मेरठ, जयपुर, अमृतसर और कतरा जैसे सिटी से कनेक्ट करने के लिए बेहतर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। जैसे अब मैं हूँ ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर। चौड़ी सी 8 लेन ये एक्सप्रेसवे बहुत ही कंफर्टेबल राइड देगी आपको और आगे ही जाकर कनेक्ट करेगी दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से, जिस पर है एशिया का लॉन्गेस्ट एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर, जिसका मतलब है कि राजाजी नेशनल पार्क के ऊपर बिना किसी वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब किए एक ऐसा रास्ता बनेगा जिससे आप देहरादून पहुंच पाएंगे सिर्फ 2 घंटे में, इंस्टेड ऑफ 5.5 hours earlier। ओह, दिल्ली देहरादून फासले सिर्फ है ना? सिर्फ देहरादून ही नहीं, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे है, वहीं इंडिया का सबसे छोटा एक्सप्रेसवे है दिल्ली और फरीदाबाद के बीच, सिर्फ 4.4 किलोमीटर, जिसे दिल्ली फरीदाबाद स्काईवे भी कहते हैं। क्योंकि ये शहर के साथ एनसीआर है। भारत का सबसे पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है द्वारका एक्सप्रेसवे। दिल्ली से गुड़गांव के बीच न सिर्फ ट्रैफिक जैम से छुटकारा दिलवाएगा, बल्कि दिल्ली एयरपोर्ट अब और भी जल्दी पहुंचा देगा। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे ये इंडिया का सबसे वाइडेस्ट एक्सप्रेसवे है विद 14 लेन्स। 96 किलोमीटर का बना ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करता है मेरठ से। 2.5 घंटे का रास्ता कट शॉर्ट कर चुका है टू जस्ट 45 मिनट्स। अच्छा, 2.5 घंटे।
और गोल्डन 45 टेम्पल, माँ वैष्णो देवी, गुरुद्वारा, दरबार साहिब, इन सभी रिलीजियस प्लेसेस को कनेक्ट करेगा दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे। इन नए एक्सप्रेसवेज और हाईवेज के कंस्ट्रक्शन के लिए लैंडफिल साइट, म्यूनिसिपल वेस्ट और वेस्ट प्लास्टिक का यूज किया जा रहा है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ एनवायरनमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है। ये हुई टेक्नोलॉजी ना का नहीं असल मुझे बात। पता, ये मुझे बताना है आपने। ट्रैफिक और कंजेशन मुंबई के लिए हमेशा से ही एक कंसर्न रहा है, पर अब हमारे पास एक ऐसा रास्ता है जो सीमलेसली साउथ मुंबई को कनेक्ट करेगा नॉर्थ मुंबई से, which means from Marine Drive all the way up to Virar. ये प्रोजेक्ट भी खुल गया हुआ है, अब ऑपरेशनल है कोस्टल हाईवे। अच्छा, जब हमने पहले देखा था तो थोड़ा सा पोर्शन खोला हुआ था, अब मेरा ख्याल है कंप्लीट Wow. बन गया हुआ है। Would you section तो believe if पूरा I खुला say कि हम पूरी तरह से पानी से घिरे हुए हैं? This is India's first ever undersea tunnel, जो मुंबई की सारी ट्रैफिक और कंजेशन को खत्म कर देगा। This is the famous twin tunnels of Mumbai Coastal Road. ये ट्रैवलर्स का 70% ट्रैवल टाइम और 34% फ्यूल बचाएगा। Wow. ये ट्विन टनल्स बनाए गए हैं टू क्रॉस थ्रू मलाबार हिल एंड गिरगांव चौपाटी। अथॉरिटीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट तैयार होगा बाय मई 2024 और तैयार होने के बाद दिस रोड विल फैसिलिटेट मोर देन 70,000 व्हीकल्स। कार की स्पीड लिमिट होगी अबाउट 80 किलोमीटर्स एन आवर एंड मोर इंटरेस्टिंगली इस रोड पर ना कोई ट्रैफिक लाइट होगा, ना कोई सिग्नल होगा। एक सीमलेस जर्नी होगी फ्रॉम मरीन ड्राइव ऑल द वे अप टू वर्ली एंड इन द नेक्स्ट फेजेस ऑल द वे अप टू विरार, कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 किलोमीटर्स। कहीं बन रहा है अंडरसी टनल तो कहीं बन रहा है द लॉन्गेस्ट सी ब्रिज ऑफ इंडिया। ये तो कमाल ही कर 22 किलोमीटर का ये रोड ये अटल जो सेतु। कनेक्ट हाँ। करता है सेंट्रल मुंबई को नवी मुंबई से, आपकी जर्नी कट शॉर्ट करेगा 2 घंटे से अब सिर्फ 20 मिनट। 20 मिनट। This is truly an engineering marvel and I am on Mumbai Trans Harbour Link. ये एक 6 लेन एक्सप्रेसवे है जो सिवरी से शुरू होकर थाने क्रीक को क्रॉस किए नावा सेवा पर एंड होगा। इस नए सी ब्रिज का मकसद है मुंबई सिटी को डीकंजेस्ट करने का और नवी मुंबई और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट फैसिलिटेट करने का। ये लिंक आपको फास्ट कनेक्टिविटी देगा टू मुंबई गोवा हाईवे, अलीबाग विरार मल्टी मोडाल कॉरिडोर और अपकमिंग नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अटल सेतु विकसित भारत की तस्वीर है। विकसित भारत कैसा होने वाला है उसकी एक झलक है। विकसित भारत में सबके लिए सुविधा होगी, सबकी समृद्धि होगी, गति होगी, प्रगति होगी। विकसित भारत में दूरियां सिमटेगी, देश का कोना कोना जुड़ेगा, जीवन हो या आजीविका, सब कुछ निरंतर बिना रुकावट के चलेगा। सिर्फ मुंबई में ही नहीं, ऐसा स्टेट ऑफ द आर्ट इंजीनियरिंग मार्वल आपको मिलेगा नागपुर में भी, जहां बन रहा है इंडिया का पहला 4 लेवल ट्रांसपोर्ट सिस्टम। गुजरात में बना है इंडिया का सबसे पहला और लंबा 8 लेन वाला केबल ब्रिज, नर्मदा ब्रिज। नर्मदा ब्रिज। साउथ की बात की जाए तो बैंगलोर मैसूर के 10 लेन एक्सप्रेसवे की सक्सेसफुल लॉन्च के बाद कई सारे एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं। बैंगलोर से चेन्नई जाने में 7 घंटे लगते हैं, लेकिन बैंगलोर चेन्नई एक्सप्रेसवे के बाद इसका ट्रैवल टाइम सिर्फ 2 घंटे रह जाएगा। उसी तरह बन रहे हैं रायपुर विशाखापट्टनम का 464 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, नागपुर विजयवाड़ा का 4 लेन एक्सप्रेसवे,
हैदराबाद रायपुर का 530 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे, सूरत टू चेन्नई का 1271 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे सबसे बड़ी है, और पुणे बैंगलोर का 700 किलोमीटर वाला एक्सप्रेसवे। उम्मीद है 2025 तक सिर्फ साउथ इंडिया में ही बन जाएंगे 5000 किलोमीटर से ज्यादा एक्सप्रेसवे। वाह यार कितनी अच्छी कनेक्टिविटीज दे रहे हैं। जहां बड़े शहरों को चाहिए फास्ट एक्सप्रेसवेज, वहां छोटे शहरों को चाहिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी। और उसी की तलाश में मैं जा रही हूँ एक ऐसी स्मॉल टाउन में जो असम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पर है, लेकिन यहाँ तक पहुँचना या वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हुआ करता है। असम इज नॉर्थ ईस्ट इंडिया। हाँ, नॉर्थ ईस्ट। मैंने सोचा था मुझे नॉर्थ ईस्ट में एक रस्टिक वाइब मिलेगी, कच्चे रास्ते, शायद कुछ पॉटहोल्स, बट दिस इज सो डिफरेंट देन माय इमेजिनेशन। यहाँ है स्मूथ रोड्स और सीमलेस कनेक्टिविटी। सत्या असम के पूर्वी किनारे पर स्थित एक गांव है जहां सूरज की पहली किरण सबसे पहले पहुंचती है। लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर यहाँ कई सालों तक अंधेरा ही छाया रहा। छोटी से छोटी बेसिक चीज के लिए शहर जाने के लिए रात भर कच्चे रास्तों पर चलकर, ब्रह्मपुत्र की लहरों से लड़कर, सुबह 6 बजे की बस पकड़कर 9 घंटों का रास्ता तय करना पड़ता था। पर सदियों के संघर्ष के बाद आखिर 2017 में हमारे प्रधानमंत्री ने साबित कर ही दिया, जहां चाह वहां राह। और किसी सोच ने जन्म दिया आसाम के ढोला और अरुणाचल बॉर्डर के बाद सद्या को जोड़ने वाला नॉर्थ ईस्ट का पहला और सबसे लंबा सी ब्रिज, ढोला सादिया सेतु या द भूपेन हजारिका ब्रिज। तो यही है वो ब्रिज जिसने 2 स्टेट को बहुत ही आसानी से जोड़ दिया है, नॉर्थ आसाम को ईस्ट अरुणाचल प्रदेश से, और बीच में आए कई सारे गांव और शहरों को भी। भूपेन हजारिका ब्रिज ने 6 घंटों के रास्तों को कट शॉर्ट कर दिया है, अब सिर्फ 1 घंटे। एक दिन का तो कुछ भी नहीं होता। ब्रह्मपुत्र नदी पर बना 9.15 किलोमीटर लंबा ढोला सादिया सेतु भारत का महासेतु यहाँ के रहने वालों को दी न सिर्फ कन्वीनियंस और साल भर कनेक्टिविटी, बल्कि इकोनॉमिक बूस्ट और अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता। सद्या तक पहुँचना अब कोई मुश्किल बात नहीं है। आसाम आए हैं तो आसाम की चाय तो पिए। आप मैम इतना दूर से यहाँ में पहुँचे हम लोग को ढूंढने के लिए, बहुत खुश है हम लोग। अभी ब्रिज होने के कारण ज़मीन का वैल्यू बढ़ गया है। हम लोग का यहाँ में ऐसा हो गया रास्ता, अभी अरुणाचल का भी बन गया है, हम लोग का असम का भी बन गया है। मोदी सरकार जी ने हम लोग को ब्रिज बना दिया था। इतना आदमी गया, इतना आदमी हम लोग को पैदल चल के हम लोग को देखने के मिला। हम लोग कहाँ है हम लोग को मालूम नहीं, इतना सुंदर जगह। मैं मेकअप करती हूँ, अभी मेकअप के सिलसिले में सदिया आती हूँ। हम लोग को सपना जैसा लगता है आजकल, इतना सुंदर जगह है यहाँ में। हम लोग आए थे, इतना सुंदर हो गया, इतना सुंदर हो गया, हम लोग स्वर्ग में जैसे लग रहे। स्वर्ग कैसा लगता है इसका तो पता नहीं, पर भारत को स्वर्ग जैसा बनाने में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पिछले 10 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रोड्स 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। की प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो डुबरी से फुलबरी वाला 4 लेन हाईवे,
7 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट होगी टू जस्ट 27 मिनट्स। आसाम को शिलोंग से जोड़ता हुआ हाईवे 5 घंटों की जर्नी कट शॉर्ट करेगा सिर्फ 2.5 घंटों में। और ठीक इसी तरह आसाम की दूसरी ओर डुब्रीकर और धेमाजी डिस्ट्रिक्ट से कनेक्ट करता हुआ बना 3 लेयर ट्रांसपोर्टेशन वाला ब्रिज द बोगीबिल ब्रिज, जो रोड, रेल और पेडेस्ट्रियन के चलने की सुविधा देता है। ये 5 किलोमीटर वाला लंबा ब्रिज सिर्फ रोड ही नहीं बल्कि रेल कनेक्टिविटी भी देता है। दिस इज इंडियाज लॉन्गेस्ट एंड एशियाज सेकंड लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज। ऊपर चलती है गाड़ियां और नीचे चलती है रेल गाड़ियां। लेकिन अभी जो ब्रिज दोनों तरफ हो गया है, पहले बहुत सारा आदमी लोग को भी दिक्कत होता था, फिर अभी होने के बाद वहाँ से अरुणाचल से भी आसाम तक आदमी लोग आते हैं बाय डिस्टेंस रोड, बाय रोड ट्रिप। फिर हम लोग का यहाँ से भी मतलब बहुत डेली मतलब हम लोग का बिजनेस बहुत अभी तो बहुत मतलब सारा बुकिंग भी है। एंड बेटर ये हुआ कि वहाँ उस पार जहाँ धेमाजी है, लखीमपुर है, वहाँ के लोगों को डिब्रूगढ़ का एक्सेस मिल रहा है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मेडिकल हब एंड ऑल्सो नाइस प्रॉपर मार्केट हब। तो यहाँ से लोग वेरी क्विकली इधर उधर कम्यूट कर सकते हैं। भारत के प्लेन रोड्स में तो एक्सप्रेसवे बन सकते हैं, पर पहाड़ों का क्या? हमारे देश का 1/4 से ज्यादा हिस्सा माउंटेन्स और हिल्स का है। टफ टेरेन्स की वजह से यहाँ कभी रोड्स बन ही नहीं पाए, पर इन एरियाज में कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए और ट्रैवल टाइम कम करने के लिए भारत में कई मेगा टनल्स का निर्माण किया जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अटल टनल की, जो दुनिया का हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड टनल है। हिमाचल प्रदेश में स्थित ये भारत के लॉन्गेस्ट टनल्स में से एक है। भारी स्नोफॉल की वजह से मनाली और लाहौल स्पीति वैली का रास्ता बंद पड़ जाता, पर ये 9.02 किलोमीटर लंबा टनल अब देगा न सिर्फ ऑल ईयर कनेक्टिविटी बल्कि ट्रैवल टाइम और डिस्टेंस भी कम करेगा। ठीक उसी तरह कश्मीर में बन रहा है जोजिला टनल। 14.15 किलोमीटर लंबा ये टनल श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच फासले कम करेगा और बॉर्डर पर काम कर रहे मिलिट्री का सप्लाई साल भर शुरू रहेगा। हाई ऑल्टीट्यूड, टफ टेरेन और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में काम करना कोई आसान बात नहीं, पर जानकर गर्व होता है कि ये 2 लेन बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब टनल 3 से 4 घंटों के रास्ते को 15 मिनट में खत्म कर देगा। जबरदस्त। डेमोक्रेसी की हो या संकल्प डेवलपमेंट का हो, आज जम्मू कश्मीर पूरे देश के लिए एक नया उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। बनती चाहे एक कंक्रीट सड़क ही है, पर वो लोगों के भूले सपनों को उड़ान देती है। प्राइम मिनिस्टर का विकसित भारत का सपना अब दूर नहीं। अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा, और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ द फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल, जहाँ हमारे देश के हर कोने में न सिर्फ लास्ट माइल कनेक्टिविटी है बल्कि एक्सप्रेसवेज भी हैं। छोटे से छोटे शहरों में फ्यूचरिस्टिक इंटरचेंजेस, अंडरसी टनल्स, सी ब्रिजेस, मल्टी लेवल रोड्स और मल्टी लेवल पार्किंग भी है। गाड़ियां महंगे और इम्पोर्टेड पेट्रोल या डीजल पर नहीं बल्कि एथेनॉल और हाइड्रोजन पर चलती हैं। कहीं वाटर टैक्सीज तो कहीं फ्लाइंग कार्स। इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होने से हम अपने काम को इजीली एक्सपैंड कर रहे हैं। देश की इकोनॉमी बढ़ रही है और हमारी कमाई भी। हर फैमिली के पास एक इको फ्रेंडली गाड़ी है। ट्रैफिक और पोल्यूशन लेवल्स एट ऑल टाइम लो। घर पहुंचते पहुंचते कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं, रिजुविनेशन होगा। सपने हम देख रहे हैं और संकल्प कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री। कैसा लगा आपको फ्यूचर ऑफ रोड ट्रैवल इन इंडिया? आपके सारे एनआरआई फ्रेंड्स इंडिया की टिकट बुक कर रहे हैं, पर आप एंजॉय करो, आपकी सीट बेस्ट है। मैं चलती हूँ एक और रोड ट्रिप पर। Until then, it's me काम्या जानी signing off. Beautiful यार, बहुत अच्छी वीडियो, very nice.
वाओ यार, हमेशा की तरह कर्ली टेल्स की ये वीडियो भी बहुत खूबसूरत, बहुत यूनिक है। और इनकी जो स्टोरी टेलिंग है ना, मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि यार इनकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी होती है। और आपने देखा कि कितनी खूबसूरती से उन्होंने रोड की इंपॉर्टेंस हमें यहाँ पे बताई है। इस वजह से कि उनका नंबर एक तो टॉपिक भी तो रोड्स ही था ना। हाँ। और फिर आप ये चीज़ देखें कि अगर वो भारत का एक तरक्की याफ्ता चेहरा और तरक्की करता हुआ चेहरा आपको दिखा रहे हैं, तो उन्होंने आपको रोड की इंपॉर्टेंस बतानी है। और आप ये चीज़ जानते हैं अच्छी तरह से कि किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है, हाँ। तो रोड्स बेसिकली वो चीज़ है कि जो आपके तरक्की का लॉन्च पैड साबित होती है। दैट इज़ द थिंग कि जो आप एक बार अपना रोड नेटवर्क जब आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, तो आपका मुल्क मतलब उसकी तरक्की किसी और पेस पे स्टार्ट हो जाती है। एक पॉइंट तो ये है। और दूसरी बात ये है कि ख़ास तौर पे ये कनेक्टिविटीज़ जिस वक्त दूर के इलाकों में, जहाँ पे अदरवाइज़ उससे पहले कोई ऐसा रोड नेटवर्क नहीं हुआ करता था, जब उन इलाकों तक पहुँचती है तो आपको ये मालूम होता है कि असल तरक्की जो है वो आपकी उन इलाकों से निकल रही है, बिकॉज उन इलाकों को पहले उस तरह से उनका पोटेंशियल यूज़ ही नहीं किया जा रहा था। सो रोड्स आर सो इम्पॉर्टेंट। और कोई भी मुल्क जिसने तरक्की करनी है, ये एक एग्जाम्पल है वीडियो के। आप इसको देखें और आप इस चीज़ को समझें कि रोड्स के नेटवर्क को आप किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से आप बना सकते हैं। और हमने ये चीज़ देखी कि इंडिया ने बड़े फास्ट पेस्ड अपनी इस रोड्स को इन 10 सालों के अंदर अपग्रेड किया है। लातादाद एक्सप्रेसवेज हैं जो कि पूरे भारत को क्रिस क्रॉस कर रही हैं मुख्तलिफ तरीके से। बहुत से नए प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, बहुत से इस वक्त बन रहे हैं, बहुत से बन के कंप्लीट हो गए हैं। और अगर हम टिपिकली इस वीडियो की बात करें तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो उन्होंने बताई वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर का ब्रेन चाइल्ड उन्होंने बोला, और वो गति शक्ति। अब उसके बारे में जो चीज़ मुझे समझ में आई वो ये है कि बेसिकली इट इज़ अ न्यू इंस्टीट्यूशन काइंड ऑफ अ थिंग, जिसके अंदर मुख्तलिफ जो मेन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स हैं उनको आपस में इंटरलिंक करके एक जगह पे बिठा दिया गया है, सो दैट आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग की जाए, कोई भी डिपार्टमेंट किसी के रास्ते में ना आए। और ये सिंस इंफॉर्मेशन शेयरिंग आगे नहीं हो रही थी, और बहुत से प्रोजेक्ट्स के बारे में उन्होंने बताया कि बाज़ दफ़ा 15-15 साल डिले हो जाता है। फिर एक और उन्होंने रीज़न ये बताया जो कि हम डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं कि एक डिपार्टमेंट आता है, बड़ी खूबसूरत सी रोड बनाता है, दूसरा जो डिपार्टमेंट आता है वो कहते हैं नहीं यार यहाँ पे तो फलानी चीज अभी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज रह गई थी। अच्छा, नॉर्मली होता भी ऐसे ही है, वो उस रोड को उधेड़ के चले जाते हैं। 6 महीने इतनी खूबसूरत सड़क बनती है, 6 माह नहीं गुजरते तो वो कहते हैं जी यहाँ तो पाइपलाइन, यहाँ पे पाइपलाइन डालनी, तो ये काम होना है। होता यही है कि वक्त जाया, पैसा जाया, इंफ्रास्ट्रक्चर वेस्ट। और उसके बाद अच्छा मेरा ख्याल है कि कहीं ना कहीं बीच में वहाँ पे करप्शन भी इन्वॉल्व होती है, बिकॉज डेफिनेटली होती होगी, लेकिन वो एक अलग बहस हो जाती है ना। लेकिन ये जो है ये देखने वाली ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है कि जिसके मतलब जो पॉइंट्स उन्होंने दिखाया ना, वाकई वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तमाम डिपार्टमेंट्स को एक जगह पे बिठा दिया गया जी, और वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयरिंग करते हैं, और यही इंफॉर्मेशन शेयरिंग है और यही एक आपस में एक तरह की कोऑर्डिनेशन है कि जिसकी वजह से आप रेलवेज के अंदर, आप रोड्स के अंदर, आप एविएशन के अंदर और आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के अंदर, मतलब ये सारे जब रोड नेटवर्क भी बनता है तो ये सारी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती हैं कहीं ना कहीं। तो ये वो फास्ट पेस तरक्की है जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पिछले 10 सालों के अंदर इंडिया ने अपने जो एग्जिस्टिंग रोड नेटवर्क है उसको 60% इंक्रीज़ किया है, विच इज़ फिनोमिनल। और उसके बाद अपना उन्होंने ये बताया कि जो ऑलरेडी अपना जो है हमारी रोड्स हैं उनकी अपग्रेडेशन भी उन्होंने की, और नए आने वाले प्रोजेक्ट्स के अंदर सबसे पहले तो उन्होंने दिल्ली की एग्जांपल दी। अब दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, राजधानी भी है। जितने उन्होंने वो बताए प्रोजेक्ट्स, वो सब के सब जो हैं वो बहुत मेन प्रोजेक्ट्स हैं। मतलब आपने सबसे पहले तो आपने जो है वो आप उसकी बात करें ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे की 1380 किलोमीटर लंबी वो एक्सप्रेस वे है, और उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि 24 घंटे का सफर आपका 12 घंटे में हो रहा है। और आप ये देखें कि उस एक्सप्रेस वे के ऊपर आपको फैसिलिटीज क्या क्या मिल रही है, फैसिलिटी एनीथिंग यू इमेजिन आपको वो वहाँ पे मिलती है। और सबसे बड़ी जो एक सहूलत उन्होंने वहाँ पे दिखाई है, थ्रू आउट जितनी भी एक्सप्रेस वेज की बात की, ये सारी चीज़ों के ऊपर ये चीज़ इम्प्लीमेंट होती है कि वो अब ये दिल्ली एक्सप्रेस वे जो है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे, इसके बारे में उन्होंने बताया कि ये 4 स्टेट्स को कनेक्ट करते हुए आपस में जो है ये 2 शहर कनेक्ट होते हैं। तो लातादाद उस जो रोड के ऊपर पड़ने वाले जो गांव हैं वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है, या ख़ास तौर पे ख़वातीन को। और मतलब यूँ तो हर एक घर की अपनी एक कहानी होती है, 1-2 बड़ी हार्ट टचिंग स्टोरीज उन्होंने बीच में वो ख़वातीन की सुनाई, लेकिन द थिंग इज़ के वो एक रिस्पेक्टेबल जॉब और एक वो जो एक्सपोजर है आपका, वो आपके उस पूरे के पूरे इलाके के ऊपर वो शो होता है,
और लोगों को वो तरक्की अपने घरों तक आते हुए नजर आती है। और औरतों का कॉन्फिडेंस कितना बिल्ड होता है, औरतों का कॉन्फिडेंस है। और फिर ये वो तमाम इलाके, ये तमाम देहात जो कि गांव, जो कि पहले मतलब अदरवाइज या तो कच्ची सड़कों के साथ कनेक्टेड थे या कोई ऐसा सॉलिड इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं था। आप ये चीज़ देखिए कि जब उनको एक एक्सप्रेसवे का एक्सेस मिल जाता है तो तरक्की किस रफ्तार से होती है उस पूरे के पूरे इलाके में। लोगों को तो जो एक सहूलत मिलती है, मुल्क तरक्की करता है, बिकॉज आपका वो इलाका उस तरक्की की तरफ एक्सपोज हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा अपना उन्होंने कई ऐसी एक्सप्रेसवेज बताई जिसके अंदर से एक तो मेरी जो है वो बड़ी पसंदीदा है, मैं हर बार बड़े शौक से उसको देखता हूँ, द्वारका एक्सप्रेसवे। एक एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है जो कि गुड़गांव और दिल्ली को आपस में कनेक्ट करती है। उसके अलावा उन्होंने कई एक्सप्रेसवेज ऐसी, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मेरठ का भी उन्होंने बताया कि वो आगे 2-2.5 घंटे का सफर होता था जो 45 मिनट में हो जाता है, 45 मिनट्स। हाँ, क्या बात है। तो मतलब ये एक्सप्रेसवेज बेसिकली क्योंकि सिग्नल फ्री होती है, एक स्पीड लिमिट होती है और आप उसको जब फॉलो करते हैं तो आपका सफर तो जल्दी गुजरता है, ट्रेड बड़ी बढ़ती है। अच्छा, मैं जो बात करना वो भूल गया बीच में, वो ये थी कि दिल्ली से ही कई ऐसी एक्सप्रेसवेज जो हैं वो बहुत से रिलीजियस जो सेंटर्स हैं वहाँ तक जाती है, जो है मतलब अमृतसर गोल्डन टेम्पल, और उसके बाद साहब है, फिर दरबार साहब टेम्पल भी बताया, और अब ये अपना मां वैष्णो देवी का वो कह रहे थे टेम्पल। तो क्योंकि ये वो जगह हैं कि जहाँ पे यात्री बहुत बड़ी तादाद में जाते हैं और इन शहरों से जाते हैं, सो लोगों को कितनी आसानी है वहाँ तक ट्रैवल करने के लिए। अच्छा, और ख़ास तौर पे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का तो उन्होंने ये बताया कि क्योंकि मतलब दिल्ली के इर्द गिर्द के कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे लैंडफिल्स थी, तो उन लैंडफिल्स को खाली करके इनकी जो है वो भराई की जाती है, इनकी फिलिंग की जाती है और वहाँ का जो सॉलिड वेस्ट है जिसके अंदर प्लास्टिक वगैरह है वो इनकॉर्पोरेट किया जाता है। कह रहे थे इको फ्रेंडली बनाया जाता है। मतलब ये एक ग्रेट इनिशिएटिव यार कि आपकी पोल्यूशन भी जो है उसकी वजह से कम हो रही है। और दिल्ली के बारे में बहरहाल हम ये चीज़ जानते हैं कि बहुत पोल्यूशन है उस एरिया के अंदर। आबादी भी तो देखे ना कितनी ज्यादा है वहाँ। इट्स नॉट जस्ट आबादी, इट्स बेसिकली इंडस्ट्रियल बेस्ड और कुछ वो स्मॉग वगैरह उसके असरात जो हैं वो बड़े दूर दूर तक आते हैं, पूरे पंजाब में फैलते हैं उसके असरात। उसके बाद फिर अगर बात की जाए ये जो दूसरे अपना साउथ इंडिया की, तो साउथ इंडिया के अंदर उन्होंने ये बताया कि बेशुमार ऐसी एक्सप्रेसवेज जो हैं वो क्रिस क्रॉस करती हुई पूरे वो जो है उसको कनेक्ट करती हैं साउथ को आपस में, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल उन्होंने बेंगलोर चेन्नई वाली जो एक्सप्रेसवे है उसके बारे में उन्होंने दी कि 7-7.5 घंटे का सफर था जो अब 2 घंटे में हो जाता है। अब बेंगलोर के बारे में, ये चेन्नई के बारे में कौन नहीं जानता कि आईटी हब्स हैं, नहीं, और बड़ी खूबसूरती से आप देखें कि कितनी जगहों पे ये एक्सप्रेसवेज जो है ना कितनी सिटीज को कनेक्ट कर रही है। मतलब सूरत से चेन्नई वाली सबसे बड़ी एक्सप्रेसवे बनाई जा रही है। अब वो मेरा ख्याल है कि फ्यूचर प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रपोज कर दिया गया है और उनको बनाया जाए। बेसिकली जो एक थीम थी वो ये थी कि सिर्फ और सिर्फ साउथ इंडिया के अंदर 5000 किलोमीटर प्लस रोड्स बन चुकी हैं और अभी बेशुमार ऐसे प्रपोज प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इस वक्त बन रहे हैं या आने वाले वक्त में वो बनेंगे। सो वन कैन जस्ट इमेजिन कि इन तमाम रोड्स के इर्द गिर्द के जो इलाके होंगे, जो गांव होंगे, हज़ारों गांव इन रोड्स को लगेंगे और आप फिर देखिए कि इस चीज़ का उन गाँव की तरक्की के ऊपर, वहाँ के लोगों की एक लाइफस्टाइल के ऊपर कितना फ़र्क पड़ता है। फिर अगर जो है वो असम और नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात की जाए तो उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि वहाँ पे आज से 10 साल पहले रोड के नाम पे कोई चीज़ नहीं हुआ करती। और मतलब वो एक खातून का उन्होंने वो बताया वहाँ पे कि वो बता रही थी कि जी इवन वो केले के खुश्क बारिश में कहते थे कि बहुत तंगी होती और थी। आपको पता है कि उस रीजन के अंदर बारिशें बहुत होती हैं। वहाँ पे तो मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर तो इवन आप देखें ना, मेघालय वगैरह वो वाले इलाके भी आते हैं कि जहाँ पे बारिशें सबसे ज़्यादा होती हैं दुनिया में। आसाम में बड़ी बारिश होती है। और फिर ये सारे का सारा जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है उसके बारे में हम ये चीज़ जानते हैं कि वहाँ पे ख़ास तौर पे टी प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है और इंडिया क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा टी एक्सपोर्टर है, तो अब इन रोड्स के बनने की वजह से मतलब दुनिया के बेहतरीन वहाँ पे आपको रोड नेटवर्क इस तरह से नज़र आता है कि उन्होंने दरिया ब्रह्मपुत्र जो है उसके ऊपर उन्होंने एक बहुत बड़े जो 9-9 किलोमीटर के ब्रिजेस उन्होंने बनाए हैं। और फिर उसके बाद इन गांव और इन छोटे इलाकों की तरफ उन्होंने वो लास्ट माइल हब्स के तौर पे उन्होंने वो रोड्स वगैरह, लास्ट कनेक्टिविटी हब्स वगैरह के तौर पे उन्होंने वो रोड्स वगैरह वहाँ पे बना दिए। तो उन इलाकों के लोगों को अब कितनी सहूलत है। और लोग बड़े खुश हैं। मतलब आगे जो 9-9 घंटे का सफ़र हुआ करता था वो कहते हैं कि 1 घंटे में हम तय कर लेते हैं। सो इलाका, लोग, ट्रेड और फिर
लैंड वैल्यू, ये वो चीज़ें हैं कि जिसका अल्टीमेटली फ़ायदा जो है अगर लोगों को हो रहा है तो अल्टीमेट फ़ायदा आपकी मुल्क की इकोनॉमी को हो रहा है। और फिर अगर इंतहाई नॉर्थ की बात की जाए तो उन्होंने बताया कि ऐसे रगड और जो मुश्किल तरीन इलाके जहाँ पे मौसम ही आपका साथ नहीं देता और ना टेरेन आपका साथ देता है, वहाँ पे रोड्स बिल्कुल नहीं हुआ करती थी, लेकिन वहाँ पे अब ऐसी खूबसूरत रोड्स और ऐसी खूबसूरत टनल्स बनाई गई हैं जो कि ना सिर्फ मॉडर्न डे इंजीनियरिंग मावल उनको कहा जाएगा, बल्कि ये भी कहा जाएगा कि अब उन इलाकों का जो सही तौर पे पोटेंशियल है वो खुल के सामने आ रहा है। एक तो उन इलाकों में टूरिज्म ही बहुत है, सो आगे लोगों का उस तरह से एक्सेस नहीं हुआ करता था, अब लोग वहां पे पहुंच रहे। टूरिज्म मींस मनी, पैसा ही पैसा। जी बिल्कुल बिल्कुल। सो वो एक लोकल इकोनॉमी पे तो एक जो फर्क पड़ता है ये पड़ता है उसका, लेकिन उस चीज का ओवरऑल मुल्क की इकोनॉमी और जो आपने देखा कि जो टनल्स दिखाई जा रही थी वो भी कोई ऐसी वैसी नहीं, बड़ी शानदार टनल्स बनाई जा रही हैं, बहुत खूबसूरत टनल्स हैं। खासतौर पे एक जो वो थी टनल जिसका वो जिक्र कर रहे थे कि वो लेह लद्दाख और वो श्रीनगर और वो सारा जो कश्मीर की जो वो खासतौर पे ट्विन टनल्स थी मेरा ख्याल है, वो ज़ोजिला टनल्स उन्होंने उसका नाम बताया। तो वो मतलब सिर्फ और सिर्फ एक मकसद सिर्फ कनेक्टिविटी ही तो नहीं है ना, उसके बारे में उन्होंने ये बताया कि उसका दूसरा मकसद ये भी है कि बॉर्डर के ऊपर मौजूद जो आर्मी है उसको एमिनेशन और सप्लाईज जो है वो हर वक्त मिलती रहे, सारा साल मिलती रहे, क्योंकि वो इलाका बड़ा ऊंचा है और मतलब साल के 6-7 माह तो आगे वो बंद ही रहता है बर्फबारी की वजह से। और आप ये सोचें कि इतने एक्सट्रीम वेदर में ये इंजीनियर्स का एक मार्वल है कि उन्होंने वो चीज बनाई है। सिर्फ उन्हीं इंजीनियर्स का कमाल है। और अब मतलब अब अगर इस वीडियो को अगर कंक्लूड करें तो ये रोड्स जो हैं ये बेसिकली वो तरक्की है जो कि आप मतलब फ्रॉम द ग्रास टॉप लेवल आप देखते हैं कि एक मुल्क को उठा के कहाँ से कहाँ पर जो है वो ले जाती है। और इंडिया इस चीज़ की ज़रूरत को जानता है और महसूस करता है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी इस चीज़ को जो है बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, और उनके जो इनिशिएटिव्स हैं वो 12 लिए हुए नज़र आते हैं कि इन पिछले 10 सालों के अंदर उन्होंने मतलब इंडिया को कहाँ से कहाँ ला के खड़ा कर दिया कि वो अब जो डेवलप्ड नेशंस है उसके अंदर 5वें नंबर पे वो ऑलमोस्ट जो है वो आता है। और अब तो खैर वो जापान को पीछे छोड़ने वाला है। और इस वीडियो के अंदर हमें ये पता चला कि बेशुमार टैग्स इंडिया ने जो है वो अपने नाम कर लिए हैं मुख्तलिफ अचीवमेंट्स के जरिए। वो देखे ना मुंबई में अटल सेतु ब्रिज, और उसके साथ जो कोस्टल रोड है, मतलब ये देखिए ना ये आसानियां ही आसानियां हैं लोगों के लिए, और वक्त की जो बचत है सो है ही है, लेकिन जो फ़ायदा मुल्क का है वो अपनी जगह पे है। अच्छा, इससे पहले कि वीडियो को मैं कंक्लूड करूं, एक छोटा सा सवाल अपने दोस्तों से, वो ये कि मुझे एक चीज़ जो है वो समझ नहीं आ पाई, वो ये नहीं आ पाई कि इस वीडियो में बल्कि इस पूरी सीरीज़ के अंदर एक चीज़ का बड़ा भरपूर जिक्र किया गया, और वो ये किया गया कि 2014 और 2014 के बाद का इंडिया। देखिए वो लास्ट 10 years है ना? वो फर्क हमको नजर आता है। 2014 और 2024 के दरमियान जो ये 10 साल का अरसा है, इंडिया ने बहुत फास्ट पेस डेवलपमेंट की है। वो के बीच में इवन जो है मतलब एक वो टाइम आया कि जब पेंडेमिक आया और पूरी दुनिया की इकॉनमी स्लो कर गई, इंडिया उस वक्त भी जो है वो मतलब अपने आप को एक्सपैंड कर रहा था और एक्सेल कर रहा था। लेकिन सवाल मेरा जो है वो ये है कि क्या ये तमाम के तमाम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ही ब्रेन चाइल्ड थे कि इससे पहले ये प्रोजेक्ट्स ले आउट कर दिए गए थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन चीज़ों को लेके आगे चलाया और इसके अंदर फिर मज़ीद इजाफा किया? इसके बारे में ज़रूर बताइएगा, बिकॉज़ जो पिक्चर इन वीडियोस के ज़रिए आती है तो वो तो यही आती है कि 2014 से पहले शायद इंडिया बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे था, जो कि ऐसा नहीं था। तो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बेहतर तौर पे आप बताएंगे। ये था रिएक्शन जी इस वीडियो के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर रिएक्शन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।